इस वीडियो में है कक्षा 10वीं का विषय गणित से पाठ 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं का ये भाग 4 है। इस भाग में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में कुल 3 क्वेश्चन है। तीनों के 3 क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छी तरह से इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। इसके अलावा पाठ 1 वास्तविक संख्याओं के जो भी अन्य भाग हैं इन सभी के लिंक आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सभी भागों को अच्छी तरह से देख लेना और समझ लेना। अगले पेज से शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। यह किया जाता है विरोधाभासी तरीके से। तो इसका हल प्रारंभ होता है यहां से। सबसे पहले मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमें यह सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका उलट मानेंगे हम बिल्कुल। तो यहां पर मैं लिखता हूं माना √5 परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ये किसी भिन्न के बराबर होगी। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है √5 बराबर में a/b। √5 परिमेय संख्या जो होती है वो भिन्न के रूप में लिखी जा सकती है। तो √5 बराबर a/b हो जाएगा। और कंडीशन क्या होती है कि a और b इन दोनों का एक के अलावा कोई भी अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। या फिर ये भी कह सकता हूं कि a और b ये दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं। लिख देता हूं इन दोनों के सामने a और b सहभाज्य हैं। a और b का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब b यहाँ पर भाग में है, इसको इधर लेके जाएंगे तो √5 के साथ ये हो जाएगा गुना। यहाँ पर आ जाएगा हमारा √5 20 के साथ गुना में और बराबर में बचेगा a। अब जो भी हमारा ये समीकरण आया है इसमें दोनों तरफ हम वर्ग कर देंगे, यानी कि पावर 2 लगा देंगे। इस तरफ भी पावर 2 लगाएंगे और इस तरफ भी पावर 2 लगाएंगे। पावर 2 का अर्थ होता है वर्ग। हल करते हैं। √5 का वर्ग यानी कि पावर 2। पावर 2 से ये रूट कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर 5। ये 5 आ गया। अब b का भी वर्ग है, b पे भी पावर 5 लगेगी, सॉरी पावर 2 लगेगी। b की पावर 2 हो जाएगा ब्रैकेट हटाने पर, बराबर a का वर्ग यानी कि a की पावर 2। ब्रैकेट हटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा a की पावर 2। अब जो हमारा ये समीकरण आया है इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो a का वर्ग a की पावर 2 है ये इस 5 से विभाजित होगी। कैसे होगी? क्योंकि देखो 5 को b के वर्ग में गुना करने पर बनता है a का वर्ग, यानी 5 से हम a वर्ग को विभाजित कर सकते हैं। 5 a वर्ग को विभाजित करेगा। अगर 5 a वर्ग को विभाजित करेगा तो 5 a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। जो भी हमारा निष्कर्ष है यहाँ पर लिख देता हूं इसके सामने। 5 a की पावर 2 यानी कि a वर्ग को विभाजित करता है तो 5 a को भी विभाजित करेगा। ये मैंने आपको भाग 1 परिचय में बताया था। ये हमारा हो गया निष्कर्ष नंबर पहला। इसके बाद देखो, ध्यान से देखो, 5 a को विभाजित करता है, यानी कि अगर a के गुणनखंड किए जाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं 5 हमें प्राप्त होगा। 5 के अतिरिक्त हमें कुछ भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है, उसे हम लिख देते हैं c। c यहाँ पर हमारा क्या होगा? c यहाँ पर हमारा एक धनात्मक पूर्णांक है। c हमारा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, लिख देता हूं यहाँ पर c कोई धनात्मक पूर्णांक है। a के गुणनखंड में हमें 5 गुना में c मिलेगा। c कोई भी धनात्मक पूर्णांक। तो जो हमारा ये a का मान है 5c, इसको हम पुट करेंगे इस वाले समीकरण में a के स्थान पर। इस a के स्थान पर मैं रखूंगा 5c। तो इस समीकरण को यहाँ पर लिखता हूं मैं। यहाँ पर हमारा 5b वर्ग ऐसा का ऐसा बराबर में a का वर्ग। a का वर्ग a के स्थान पर मैं रखूंगा 5c। तो यह आ जाएगा 5c। a का वर्ग है तो इसका भी वर्ग हो जाएगा। हल करते हैं। 5b वर्ग ऐसा का ऐसा आएगा बराबर में, यहां पर है 5c, इस पे लगी है पावर 2। 5 की पावर 2 यानी कि 5 गुना में 5 जो हो जाएगा 25, और c की पावर 2, c की पावर 2 ही रहेगी। अब यहां पर देखो 5 के पहाड़े में 5 भी आता है और 25 भी आता है, तो हम काट सकते हैं। 5 से 25 को हम काटेंगे 5 पर। हमें क्या प्राप्त हुआ? यहां पर b वर्ग बराबर में 5c वर्ग। जो हमारा ये समीकरण आया है, इस समीकरण से मैं क्या निष्कर्ष निकाल सकता हूं?
बी स्क्वेयर, बी का वर्ग जो है ये 5 से विभाजित होगा, क्योंकि बी का वर्ग बना कैसे है, 5 गुना में सी के वर्ग से। यानी 5 बी स्क्वेयर को बी की पावर 2 को विभाजित करेगा। अगर 5 बी की पावर 2 को विभाजित करेगा तो 5 बी को भी विभाजित करेगा। इस समीकरण से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है। जो भी निष्कर्ष है इसके सामने लिख देता हूं। 5 बी की पावर 2 को विभाजित करता है तो 5 बी को भी विभाजित करेगा। ये हो गया हमारा निष्कर्ष नंबर दूसरा। अब ध्यान से पहले और दूसरे निष्कर्ष को एक साथ देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि 5 ए को विभाजित करता है और 5 बी को भी विभाजित करता है। यानी इन दोनों को इकट्ठा देखने पर पहले व दूसरे निष्कर्ष से मैं क्या कह सकता हूं कि 5 ए और बी इन दोनों को विभाजित करता है। यहां पर लिख देता हूं। पहले और दूसरे से हमने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि 5 ए और बी दोनों को विभाजित करता है। लेकिन शुरू में क्या था, ए और बी एक के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से भी ये विभाजित नहीं होंगी, यानी ये सहभाज्य संख्याएं हैं। शुरू में तो एक के अलावा किसी से भी विभाजित नहीं थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ए और बी ये दोनों 5 से विभाजित होती हैं। बिल्कुल उल्टा हमें प्राप्त हो रहा है, बिल्कुल विरोधाभास हमें दिखाई दे रहा है। ये जो हमें विरोधाभास शुरू और अंत में प्राप्त हो रहा है ये किस वजह से है, हमारी गलत कल्पना के कारण। हमने शुरू में गलत कल्पना कर ली कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर √5 परिमेय संख्या नहीं है, अगर हमारी ये कल्पना गलत है तो √5 क्या हो जाएगा, अगर ये परिमेय नहीं है तो ये हो जाएगा अपरिमेय। तो यहां पर अंत में लिख देते हैं यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। विरोधाभास मैंने आपको बता दिया है कि शुरू में ए और बी एक के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रही थी, लेकिन अंत में ए और बी ये दोनों 5 से विभाजित होती हैं। जो ये विरोधाभास है ये हमारी इस गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये अगर हमारी गलत कल्पना है तो सही क्या होगा फिर, √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया है सिद्ध कीजिए कि 3 जमा 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सिद्ध करना है कि ये संख्या अपरिमेय है। तो इसको भी हम विरोधाभासी तरीके से हल करेंगे। हल प्रारंभ होता है यहाँ से। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने माना था बिल्कुल उसी प्रकार से हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन हम मान लेंगे कि 3 जमा 2 √5 परिमेय संख्या है। सबसे पहले स्टेप में हमने ये मान लिया। अगर ये परिमेय संख्या है तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 3 जमा में 2 √5 बराबर में a बटा b, और a और b का यहाँ पर एक के अतिरिक्त कोई भी अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। या फिर ये भी कह सकता हूँ a और b एक के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, यानी ये सहभाज्य हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ a और b सहभाज्य हैं। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जो हमारा ये 3 है इस तरफ जमा का है, दूसरी तरफ इसको लेके जाएंगे। 3 को दूसरी तरफ भेज देंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2 √5 बराबर में a बटा b, ऐसा का ऐसा आ जाएगा। उस तरफ 3 हो जाएगा जाकर घटा का 3, यहाँ पर जमा का है, इस तरफ आके घटा का। आगे हल करेंगे तो 2 √5 हमारा ऐसा का ऐसा बराबर में, इस तरफ हम क्या करेंगे b को 3 में गुना कर दो, यानी कि b का हम LCM ले लेंगे। नीचे यहाँ पर आ जाएगा b, ऊपर क्या आएगा a आ जाएगा, घटा का निशान लगाएंगे। b को हम यहाँ पर सीधा 3 से गुना कर देते हैं तो आ जाएगा 3b। अब बिल्कुल सिंपल हम इस 2 को भी दूसरी तरफ भेज देंगे। 2 यहाँ पर √5 के साथ गुना में है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा भाग में। इस तरफ बचेगा हमारे पास √5, बराबर का निशान लगाएंगे, आ जाएगा हमारा a घटा में 3b और बटे में b ऐसा का ऐसा। 2 यहाँ पर गुना में दूसरी तरफ भेजेंगे तो नीचे चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा भाग में। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जो हमारा ये समीकरण आया है, इस b को हटा के एक बार थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ ताकि सही तरह से दिखाई दे। ये जो हमारा समीकरण है इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जो हमारी ये संख्या है a घटा में 3b बटे में 2b,
इसमें ए और बी जो भी हमारी परिमेय संख्या होती है, अटे बटे में होती है, ऊपर नीचे भिन्न के रूप में होती है, उसमें ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या ये पूर्णांक होती हैं। तो यहाँ पर ये ए, ये वाला बी और ये वाला बी, ये सभी पूर्णांक हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इस संख्या में ए और बी पूर्णांक हैं। तो जो हमारी ये संख्या है ए घटा में 3b बटे 2b, ये वाली संख्या यह परिमेय होगी, ये वाली संख्या परिमेय। लेकिन हमें पता है कि √5 अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सिद्ध कर दिया था √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या, क्या कभी भी कोई अपरिमेय संख्या बराबर होगी परिमेय संख्या की? नहीं होगी। ऐसा गणित का कोई भी नियम नहीं है जिसमें कोई भी अपरिमेय संख्या बराबर हो परिमेय संख्या के। तो यहाँ पर हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या बराबर है परिमेय संख्या के। ये विरोधाभास हमें क्यों प्राप्त हो रहा है? क्योंकि हमने शुरू में गलत कल्पना कर ली कि 3 जमा 2√5 एक परिमेय संख्या है। ये हमारी गलत कल्पना है। तो सही क्या होगा कि 3 जमा 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहां पर लिख देंगे अंत में, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, अतः 3 जमा 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। विरोधाभास क्या है मैंने आपको बता दिया था, दोबारा से सुन लो। ये एक अपरिमेय संख्या है, हमें पता है ये एक अपरिमेय संख्या है √5। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सिद्ध कर दिया था। एक अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती है परिमेय संख्या के, लेकिन यहां पर तो ये दोनों बराबर हैं। ये विरोधाभास हमारी इस गलत कल्पना के कारण हुआ है। अगर 3 जमा 2√5 परिमेय नहीं है तो क्या होगा? 3 जमा 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का हल। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं आगे वाले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के कुल 3 भाग हैं, तीनों भाग में हमें संख्याएं दी गई हैं। इस प्रकार से जो संख्या दी गई है हमें सिद्ध करना है कि ये संख्या अपरिमेय है। तो इसका हल प्रारंभ होता है यहाँ से। पहले भाग में हमें संख्या दी है 1 बटे में √2। सबसे पहला स्टेप आपको पता ही है, जो भी हमें संख्या दी गई है उसको हम मानेंगे। माना 1 बटा √2 परिमेय संख्या है, बिल्कुल उल्टा मान लेना है। अगर ये हमारी संख्या परिमेय है जैसा कि हमने माना है तो हम इसको a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1 बटे में √2 बराबर a बटा b, और यहाँ पर a और b जो हमारी संख्याएं हैं ये सहभाज्य हैं। लिख देते हैं यहाँ पर इसके सामने a और b सहभाज्य हैं, यानी कि इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब b को इस तरफ 1 में गुना कर देंगे और √2 को इस तरफ a में गुना कर देंगे। क्रॉस में हम इस तरह से गुना कर देंगे। यहाँ पर b को 1 में गुना करूंगा तो ये आ जाएगा यहाँ पर हमारा b, बराबर में √2 को a से गुना करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा √2a। अब सीधा हमें क्या करना है, जो भी हमारा ये समीकरण आया है इसका हम वर्ग कर देंगे दोनों तरफ, पावर लगा देंगे दोनों तरफ 2, यानी कि स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद हल करेंगे। b का वर्ग यानी कि b की पावर 2 ऐसी की ऐसी रहेगी, सिर्फ ब्रैकेट हट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर रूट के अंदर 2 दिया गया है, इसकी पावर 2 लगाएंगे तो ये रूट कट जाएगा, बाहर निकलेगा हमारे पास 2। इसके बाद a पे भी ये 2 पावर लगेगी, ब्रैकेट हटने पर हो जाएगा a की पावर 2। यहाँ पर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो ये 2 है ये इस b स्क्वायर को विभाजित करेगा, क्योंकि ये 2 इस b स्क्वायर का b वर्ग का गुणनखंड है। ये निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। इसके सामने लिख देते हैं 2 b स्क्वायर को विभाजित करता है। अगर 2 b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 b को भी विभाजित करेगा। ये हमारा हो गया निष्कर्ष नंबर पहला। अब जो हमारा ये b है हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? ये हमारा b है, इसके गुणनखंड किस रूप में होंगे? यहाँ पर मैंने लिखा b बराबर में 2 तो इसके गुणनखंड में आएगा ही आएगा, 2 के अतिरिक्त इसका कोई भी अन्य और उभयनिष्ठ और भी गुणनखंड हो सकता है। 2 तो होगा ही होगा, 2 के अलावा और भी गुणनखंड हो सकता है जिसे हम c लिख सकते हैं। c यहाँ पर हमारा कोई भी पूर्णांक है, यानी कि c का मान 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। लिख देते हैं c यहाँ पर पूर्णांक है।
सी हमारा कोई पूर्णांक है, 2 के अलावा इसका कोई भी अन्य गुणनखंड होगा जिसको हमने सी लिख दिया। अब जो हमारा ये b का मान है 2c, इसको हम पुट करेंगे इस b के स्थान पर, हम रख देंगे इसका मान 2c। यहाँ पर b का वर्ग है, b के स्थान पर मैं रखता हूँ 2c, b का वर्ग है तो इसके मान का भी हो जाएगा वर्ग, बराबर में 2a और वर्ग ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पर इसे हल करो, ब्रैकेट को हल करो, 2 पे पावर 2 लगाएंगे यानी कि 2 गुना 2 ये हो जाएगा 4, और c का वर्ग ऐसा का ऐसा आ जाएगा, इक्वल्स टू में आ जाएगा 2a की पावर 2। यहाँ पर 2 के पहाड़े में 2 भी आता है और 4 भी आता है तो हम काट सकते हैं, 2 दूनी 4। हमें प्राप्त यहाँ पर क्या होगा, 2c का वर्ग यानी कि c की पावर 2 बराबर में a की पावर 2, या फिर इसे a स्क्वायर भी कह सकते हैं। इस समीकरण से मैं क्या निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि 2a स्क्वायर को a की घात 2 a की पावर 2 इसको विभाजित करता है। अगर 2 a की पावर 2 को विभाजित करता है तो 2 a को भी विभाजित करेगा। ये निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं, लिख देता हूं यहां पर, 2 a की पावर 2 को विभाजित करता है तो 2 a को भी विभाजित करेगा। ये हमारा हो गया निष्कर्ष नंबर 2। पहले वाले निष्कर्ष और दूसरे वाले निष्कर्ष को साथ में देखो, 2 यहाँ पर b को विभाजित करता है और यहाँ पर a को विभाजित करता है। अगर हम इनको इकट्ठा लिखें पहले व दूसरे समीकरण से, हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो हमारा ये 2 है ये b और a इन दोनों को विभाजित करता है। यहाँ पर लिख देते हैं, पहले और दूसरे निष्कर्ष को जब हम साथ देखते हैं तो हमें पता चलता है 2a और b इन दोनों को विभाजित करता है, या फिर ये भी कह सकते हैं जो 2 है ये a और b इन दोनों का गुणनखंड है। लेकिन शुरू में तो ये सहभाज्य थी, यानी कि इनका एक के अतिरिक्त कोई भी अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रही थी। लेकिन हमें पता चलता है यहाँ पर कि ये दोनों संख्याएं a और b 2 से विभाजित होती हैं। शुरू में और अंत में विरोधाभास है। ये विरोधाभास हमें क्यों प्राप्त हुआ है, हमारी गलत कल्पना के कारण। हमने गलत कल्पना की कि 1/√2 परिमेय संख्या है। ये हमारी गलत कल्पना है, तो सही क्या होगा कि ये संख्या अपरिमेय है। लिख देंगे यहां पर अंत में, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, और इसके बाद में लिख देंगे अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या है। लास्ट में लिखनी है ये वाली लाइन। फर्स्ट पार्ट में हमने सिद्ध कर दिया कि 1/√2 ये एक अपरिमेय संख्या है विरोधाभासी तरीके से। विरोधाभास क्या है यहाँ पर कि a और b यहाँ पर एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, लेकिन अंत में ये 2 से विभाजित होती हुई हमें प्रतीत हो रही है, दिखाई दे रही है। यही विरोधाभास है, और ये हमारी इस गलत कल्पना के कारण हुआ है। तो सही क्या होगा, 1/√2 अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट को देखते हैं आगे वाले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे भाग में हमें संख्या दी है 7√5। इसको भी हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो इसका हल प्रारंभ होता है यहां से। पहला स्टेप तो आपको पता ही है, जो भी संख्या दी गई है उसका क्या करना है, माना 7√5 परिमेय संख्या है। जो भी संख्या दी है उसे परिमेय संख्या हम मान लेंगे। अगर ये परिमेय संख्या है तो मैं इस संख्या को इस प्रकार से लिख सकता हूं ना, 7√5 बराबर में a/b, और यहां पर a और b क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि एक के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या के पहाड़े में ये नहीं आती हैं। लिख देंगे यहां पर a और b सहभाज्य हैं। अब यहां पर क्या करेंगे, 7 यहां पर √5 के साथ गुणा में है, इसको हम दूसरी तरफ भेजेंगे। यहां पर गुणा में है तो दूसरी तरफ भेजने पर भाग में चला जाएगा। इस साइड बचेगा हमारा √5, बराबर में आ जाएगा a, इसके नीचे आ जाएगा यहां पर b। 7 कहां पर जाएगा, 7 यहां ऊपर है तो नीचे भाग में चला जाएगा, b के साथ आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आ जाएगा 7b। अब ध्यान से देखो, हमें पता है √5 एक अपरिमेय संख्या है, और a और b हमारे क्या हैं, पूर्णांक। क्योंकि जो भी हमारी परिमेय संख्या होती है उसमें ऊपर और नीचे जो भी संख्याएं हमें दी होती हैं वे पूर्णांक होती हैं। a और b पूर्णांक हैं, यानी कि ये वाली संख्या परिमेय हो गई, √5 अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर हैं, लेकिन ऐसा तो कोई नियम होता नहीं है गणित में कि कोई भी हमारी अपरिमेय संख्या बराबर हो परिमेय संख्या के, ऐसा तो होता ही नहीं है। ये यहां पर हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है।
तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a और b पूर्णांक हैं तो a बटे में 7b परिमेय संख्या होगी और √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस साइड में अपरिमेय संख्या, इस साइड में परिमेय संख्या। कोई भी अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती है परिमेय संख्या की। तो ये विरोधाभास हमें जो प्राप्त हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है? हमारी गलत कल्पना के कारण। हमने ये गलत कल्पना कर ली इस वजह से कि 7√5 परिमेय संख्या है। अगर ये हमारी गलत कल्पना है तो सही क्या होगा? 7√5 अपरिमेय संख्या है। अंत में यहां पर लिख देंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। विरोधाभास दोबारा से बता देता हूं क्या है कि एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर है। ऐसा नहीं होता है गणित में, कोई भी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या एक दूसरे के बराबर नहीं होती हैं, लेकिन यहां पर तो ये बराबर आ रही है। ये विरोधाभास हमें इस गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। सेकंड पार्ट में हमने सिद्ध कर दिया कि ये 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। सेकंड पार्ट हो गया कंप्लीट। अब इससे अगले क्वेश्चन नंबर 3 के आखिरी वाले भाग को, तीसरे भाग को देखते हैं आगे वाले पेज पर। इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन के आखिरी भाग में हमें संख्या दी है 6 जमा √2। इसे सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है। तो हल प्रारंभ होता है यहां से। सबसे पहला स्टेप तो आपको पता ही है, जो भी संख्या दी गई है उसे हम क्या करेंगे, माना 6 जमा √2 परिमेय संख्या है। हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन इसका उल्टा हम मान लेंगे। ये हमारी परिमेय संख्या अगर है तो मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूं, 6 जमा में √2 बराबर में a बटा b। a और b यहां पर क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। बार बार बताने की जरूरत तो है नहीं कि सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। यहां पर लिख देते हैं a और b सहभाज्य हैं। इसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारा ये 6 है इसको दूसरी तरफ भेज देंगे। यहां पर ये जमा में है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा घटा में। यहां पर क्या बचेगा, हमारा आ जाएगा यहां पर √2 बराबर में a बटे b, ऐसा का ऐसा। यहां पर 6 जमा का इस तरफ आके घटा का, ये हो गया माइनस का घटा का 6। अब आप देखो a और b हमारे हैं पूर्णांक, क्योंकि परिमेय संख्या में ऊपर वाली और नीचे वाली जो भी संख्या होती है p बटा q के रूप में लिखने के बाद उसमें ऊपर और नीचे दोनों जगह पर पूर्णांक होते हैं। अगर ये दोनों पूर्णांक हैं तो a बटा b घटा में 6 ये संख्या हमारी हो जाएगी परिमेय। और हमें पता है कि √2 अपरिमेय है। अपरिमेय बराबर है परिमेय संख्या के, ऐसा तो होता ही नहीं है। कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। ये विरोधाभास है। तो यहां पर मैं लिखता हूं a और b पूर्णांक हैं तो a बटा b घटा में 6 परिमेय संख्या होगी और √2 एक अपरिमेय संख्या है। कोई भी अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती है परिमेय संख्या की। तो ये विरोधाभास क्यों आया, ये दोनों बराबर क्यों हुई? ये हमारी गलत कल्पना के कारण। यहां पर हमने गलत कल्पना कर ली कि 6 जमा √2 परिमेय संख्या है। तो सही क्या होगा, 6 जमा √2 अपरिमेय संख्या है। लिख देंगे यहां पर अंत में यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, अतः 6 जमा √2 अपरिमेय संख्या है। विरोधाभास दोबारा से बता देता हूं क्या है कि कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, लेकिन यहां पर ये दोनों बराबर हैं। ये विरोधाभास हमारी इस गलत कल्पना के कारण हुआ है। तो सही क्या होगा, 6 जमा √2 अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट के साथ ही भाग 4 यानी कि एक्सरसाइज 1.3 हो जाती है कंप्लीट। इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस थे वो आपको एक बार डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो ये आसान आपके लिए होते जाएंगे। भाग 6 में इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस किए गए हैं, दिए गए हैं, उनको देखो और खुद से सोल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना आपके फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पक्का आने वाला है। तो उम्मीद करूंगा सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर सभी क्वेश्चन आपको समझ आए हैं तो इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने सहपाठियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। इस भाग 4 के अलावा पाठ के अन्य जो भी भाग हैं इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देख लेना है, अच्छी तरह से क्वेश्चंस को समझ लेना है।